हाय एवरीवन। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ब्रिक्स एक्सपेंशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर इंडियाज। क्या भारत ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव का लाभ उठाकर अपनी वैश्विक रणनीति को नया आकार दे सकता है, या फिर यह विस्तार भारत के लिए अधिक चुनौतियां लेकर आएगा? इस टॉपिक को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक हिस्सा है। और वैसे भी हमें जानना जरूरी है कि क्या ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक नया अवसर लाएगा या फिर भारत को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रिक्स देशों के पास अब दुनिया की कुल आबादी का 40% से अधिक और दुनिया के जीडीपी का लगभग 30% से अधिक हिस्सा है। लेकिन विस्तार के साथ साथ इसका भारत के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखेंगे और यह भी समझेंगे कि नए सदस्य ब्रिक्स समूह में शामिल हो रहे हैं और भारत अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर यह विस्तार नए अवसर के बजाय नए गठजोड़ और नया तनाव पैदा कर दे तो क्या होगा। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इतने सारे देश ब्रिक्स में शामिल क्यों होना चाहते हैं और नवनिर्वाचित ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट ब्रिक्स समूह के कंट्री को 100% टैरिफ लगाने की धमकी क्यों दे रहा है और उसकी क्या क्या चिंताएं हैं, अमेरिका की क्या क्या चिंताएं हैं ब्रिक्स समूह के विस्तार से, इसे भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज के एक्सप्लेनेशन में हम समझेंगे कि ब्रिक्स एक्सपेंशन 2025 में होने वाले ब्रिक्स समिट ब्राजील में इसका क्या महत्व है, और ब्रिक्स के इतिहास के बारे में जानेंगे। ये कैसे बना, इसका विस्तार कैसे हुआ, अब ब्रिक्स काम कैसे करता है, और भारत के लिए क्या अवसर है और क्या क्या चैलेंजेस है, और 2025 में होने वाले ब्रिक्स समूह में भारत का अगला कदम क्या होगा। इसके साथ साथ देखेंगे और रिसेंटली बहुत सारे कंट्री ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाह रहे हैं और बहुत सारे कंट्री शामिल भी हो चुके हैं, और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये धमकी दी जा रही है ब्रिक्स कंट्रियों को 100% टैरिफ लगाने की, इसे भी समझेंगे। और सेशन के अंत में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखे हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ब्रिक्स समूह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक शक्तिशाली समूह है। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देशों के नामों से मिलकर बना है ब्रिक्स समूह। 2001 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विकास क्षमता पर प्रकाश डालने वाले एक शोध पत्र में तत्कालीन गोल्डमैन सैच इकोनॉमिस्ट जिम ओनिल ने संक्षिप्त नाम ब्रिक दिया, जिसमें पहले दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था। ब्रिक्स समूह, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका शामिल है, दुनिया का जीडीपी का 37% और दुनिया के लगभग 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पर्याप्त प्रभाव रखता है। इसने G7 और विश्व बैंक जैसी पश्चिमी नेतृत्व वाले मंचों को प्रभुत्व का प्रतिकार करने की कोशिश भी की है। ब्रिक्स मुख्य रूप से आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसने भू राजनीतिक बदलावों के बीच विशेष रूप से यूक्रेन संघर्ष के बाद महत्व प्राप्त कर लिया है, जिससे हाल ही के समय में ब्रिक्स का महत्व और बढ़ गया है। ब्रिक्स का विस्तार कैसे हुआ ये देखते हैं। ब्रिक, पहले इसका नाम था ब्रिक, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना था, जैसा कि हम जानते हैं। इन देशों के नेताओं ने पहली बार जुलाई 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मिले थे। इसके तुरंत बाद 2006 में ही न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र सभा की आम बहस के दौरान पहली ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान समूह का ब्रिक रूप औपचारिक नाम दिया गया। उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के बाद 16 जून 2009 को पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया और यह समूह ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया, अर्थात ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने चीन में अपने पहले शिखर सम्मेलन में भाग लिया और 2014 में छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फोर्टलेजा घोषणा को अपनाया गया। इससे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। इसी फोर्टलेजा घोषणा से न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना हुई। वही दूसरी तरफ 2015 में रूस के उफा में आयोजन 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स का उफा घोषणा पत्र अपनाया गया, जिसमें वैश्विक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग सहित कई विषय पर बल दिया गया। 2021 के 13वां ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल शिखर सम्मेलन की गई। यह तीसरी बार था जब भारत ने 2012 और 2016 के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी की थी। 2022 में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बीजिंग घोषणा अपनाया गया, जहां यह घोषित किया गया कि ब्रिक्स देश रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करते हैं। इसके अलावा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग, डिजिटल परिवर्तन, औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन और स्थिरता और कम कार्बन विकास करेंगे। ब्रिक्स का विस्तार देखा गया 15वें शिखर सम्मेलन 2023 से। इस शिखर सम्मेलन आयोजित दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इसमें अर्जेंटीना गणराज्य, मिस्र, इथोपिया,
ईरान, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित की गई। वही 15वें शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण 6 नए देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन इनमें से केवल मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्य बनना। लेकिन वैश्विक दक्षिण के 40 से अधिक देशों ने इसमें शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इनमें से कम 22 ने औपचारिक रूप से आवेदन भी दिया था। दूसरी तरफ सऊदी अरबिया ने अपनी सदस्यता को लेकर विचाराधीन है, अभी तक ये पूर्ण सदस्यता ग्रहण नहीं किया। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली के नेतृत्व में आमंत्रित को अस्वीकार कर दिया गया। वही 2024 के 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में हुआ। यह मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई के सदस्य के रूप में शामिल होने वाला पहला ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन था। इसे याद रखेंगे, पहला ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन 2024 के 16वां सम्मेलन था। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में आयोजित होगी। इस सम्मेलन में इंडोनेशिया 10वां पूर्ण रूप सदस्य बन गया और जनवरी 2025 से यह विस्तार उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ब्रिक्स के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। दोस्तों, ब्रिक्स का फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि काम कैसे करता है। ब्रिक्स साझेदारी देश के बीच संबंध अंतर्राष्ट्रीय अर्थात संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड आमतौर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मापदंडों तथा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें खुलापन, व्यवहारिकता, एकजुटता, गैर समूह प्रकृति की और तीसरे पक्षों के बीच एक न्यूट्रल स्थिति बनाए रखता है। ब्रिक्स के अनुसार सदस्य वार्षिक आधार पर मंच के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक वर्ष इसका सम्मेलन होता है। ब्रिक्स का कार्य 2010 से वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अप्रूव्ड एक्शन प्लान पर आधारित होता है। ब्रिक्स का कौन कौन सा इनिशिएटिव होता है? ब्रिक्स देश 3 प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक साथ आता है। पहला है राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, दूसरा है आर्थिक और वित्तीय सहयोग और तीसरा है सांस्कृतिक एवं लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाना। पहला पे हम विचार करते हैं और देखते हैं राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग पर कैसे काम करता है। वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग और संवाद को बढ़ाने तथा शांति, सुरक्षा, समृद्धि के लिए वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में विकास करना इस स्तंभ के अंतर्गत प्राथमिकताएं होती है। बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और आतंकवाद विरोधी सहयोग। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक प्रत्येक वर्ष की जाती है। ब्रिक्स राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग के स्तंभ का एक महत्वपूर्ण घटक है। आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा, शांति स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपराध के साथ ही ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की जाती है। वही देखते हैं आर्थिक और वित्तीय सहयोग किस तरह से होती है। व्यापार, कृषि, बुनियादी ढांचे, लघु एवं मध्यम उद्योग, ऊर्जा, वित्त एवं बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में अंतर ब्रिक्स सहयोग के विस्तार के माध्यम से पारस्परिक समृद्धि के लिए आर्थिक विकास और प्रगति को बढ़ावा देने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आकस्मिक रिजर्व फंड CRI, ये आकस्मिक रिजर्व फंड, इसकी स्थापना क्यों की गई और ये करता क्या है? यह वैश्विक तरलता दबाव से सुरक्षा हेतु एक वित्तीय तंत्र है। CRI की स्थापना 2015 में उन सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी जो अल्पकालिक तरलता दबावों के कारण भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इसकी स्थापना के लिए कानूनी आधार 2014 के ब्राजील के फोर्टालेजा में हस्ताक्षर किए गए थे। CRI कुल ऋण की क्षमता है। फोर्टालेजा के घोषणा पत्र में ही NDB की स्थापना की गई थी। इसमें 5 देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई और 5 देश कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, पूंजी का कितना योगदान दिया। पहले देखते हैं चाइना का 41 बिलियन US डॉलर, ब्राजील दिया $18 बिलियन, इंडिया भी दिया $18 बिलियन, रसिया $18 बिलियन और साउथ अफ्रीका सबसे कम $5 बिलियन। और इसकी वोटिंग राइट भी इसी पूंजी के अनुपात में दी गई है। 40% लगभग चाइना को है, 18% ब्राजील, इंडिया, रसिया को और वही 6% के करीब दक्षिण अफ्रीका को। NDB के बारे में जानते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये करता क्या है, इसकी फंक्शन क्या है? NDB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना ब्रिक्स के द्वारा उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास प्रोजेक्ट के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से की गई थी। इस समझौते पर हस्ताक्षर 2014 में फोर्टलेजा में की गई थी और बैंक ने 2015 से अपना काम शुरू किया। इसकी मुख्यालय शंघाई, चीन में है और इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में इसकी क्षेत्रीय कार्यालय है। संस्थापक देश के अलावा बांग्लादेश, UAE, मिस्र, उरुग्वे नए सदस्य हैं तथा सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए भी खुला हुआ है। प्रत्येक सदस्य की वोटिंग राइट उसकी पूंजी में सब्सक्राइब शेयरों के बराबर होगी।
ब्रिक्स देशों की साझेदारी कभी भी 50% से कम नहीं हो सकता। साथ ही किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं होगी, जो ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में वीटो पावर का मुद्दा हमेशा रहता है। एनडीबी ने अब तक 96 बुनियादी ढांचा और सतत विकास प्रोजेक्ट के लिए $32 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम ये क्या है? ब्रिक्स देश ने एक ऐसी भुगतान प्रणाली स्थापित करने की दिशा में काम कर रही जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के विकल्प के रूप में काम करे। इसे डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली पर निर्भरता कम करने के लिए डॉलर प्रधान भुगतान प्रणाली का विकल्प माना जा रहा है। इसी को लेकर अमेरिका इससे चिंतित है। अगर वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को विकल्प के रूप में काम करता है तो अमेरिकन डॉलर का वैल्यू बाजारों में कम होगी और क्षेत्रीय देश और ब्रिक्स समूह देश अगर अपने मुद्राओं में लेन देन शुरू करेगा तो डॉलर की भी वैसे भी डॉलर की वैल्यूज कम हो जाएगी। हमेशा इसी को लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट चिंतित है और वो धमकी दे रहे हैं ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की। तीसरा स्तंभ देखते हैं ब्रिक्स का, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क। नियमित आदान प्रदान के माध्यम से सांस्कृतिक, शैक्षणिक, युवा, खेल और व्यवसाय में अंतर ब्रिक्स लोगों के बीच संपर्क को गुणात्मक रूप से समृद्ध और बढ़ाना है। जैसे ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक, ब्रिक्स फिल्म महोत्सव, ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स अकादमिक फोरम। इस सब के द्वारा लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है। इंडिया और ब्रिक्स देखते हैं, इंडिया और ब्रिक्स के बारे में। इंडिया के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या चैलेंजेस है। भारत ब्रिक्स समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और संगठन में इसकी भागीदारी कई मायनों में फायदेमंद रही है। भारत के लिए ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच है और ब्रिक्स के विस्तार का मतलब है कि वैश्विक मंच पर भारत का प्रभाव और भी बढ़ सकता है। इसके भारत के लिए कौन कौन से अवसर है, इसके बारे में जानते हैं। वैश्विक प्रभाव में वृद्धि कैसे होगी? ब्रिक्स में भारत की आवाज और भी मजबूत होगी क्योंकि इसमें और भी देश शामिल होंगे। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक, IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वैश्विक सुधारों के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे एक ज्यादा न्यायसंगत वैश्विक शासन प्रणाली की वकालत की जा सकेगी। विकासशील देशों की आवाज बनेगा भारत, क्योंकि पश्चिम देश विश्व व्यापार संगठन से लेकर जलवायु परिवर्तन तक के मुद्दों पर चुनौतियां उठा रहे हैं। इसलिए विकासशील देश इन नीतियों के हमलों से प्रभावित हो रहे हैं। हाल के समय में भारत ब्रिक्स विकासशील देशों एवं वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में उभरा है। विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तीसरा है भारत की आर्थिक विकास। ब्रिक्स के बढ़ने के साथ साथ भारत को नई व्यापार भागीदारी, निवेश प्रवाह अर्थात FDI से फायदा होगा। चाहे वो अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका या दक्षिण पूर्वी एशिया, ये क्षेत्र भारतीय व्यवसाय के लिए नए बाजार तलाशने और अपने आर्थिक संबंधों में विविधता को लाने में भरपूर अवसर प्रदान करेगा। ऊर्जा सहयोग में बढ़ावा मिलेगा। विकासशील देश बढ़ती ऊर्जा मांग एक ऐसी चीज है जिस पर ब्रिक्स देश ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा, संसाधन साझाकरण जैसे क्षेत्रों में अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ साझेदारी कर सकता है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र सहयोग के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बन सकता है। भारत की भू राजनीति। वैश्विक भू राजनीति आज एक रस्साकशी का मामला पेश कर रहा है। भारत खुद को इसके बीच में पाता है। इसने भारत के लिए अमेरिका और रूस चीन धुरी के बीच अपने रणनीतिक हिस्सों को संतुलन करने के लिए एक मध्य मार्ग बनाना मुश्किल बना दिया है। इसलिए ब्रिक्स मंच भारत को रूस चीन धुरी को संतुलित करने का अवसर प्रदान करेगा। वैश्विक समूहीकरण। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में अपनी सदस्यता के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। चीन ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए ब्रिक्स चीन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और आपसी विवादों को सुलझाने का अवसर प्रदान करता है। यह अन्य भागीदारी देशों का समर्थन जुटाने में भी मदद करेगा। अब हम देखते हैं कि भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। पहला है ब्रिक्स समूह के भीतर भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ब्रिक्स समूह के भीतर अलग अलग हितों की मौजूदगी होना, विशेष रूप से चीन के साथ तनाव, जो ब्रिक्स का एक सदस्य देश भी है, वर्षों से जारी है। ब्रिक्स विस्तार से ऐसे देश आ सकते हैं और ब्रिक्स के विस्तार से ऐसे भी देश आ सकते हैं जो चीन के विचारों से जुड़े हों, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार जैसे विभिन्न मुद्दों पर भारत की स्थिति जटिल हो सकती है। नए सदस्यों के साथ संबंध को प्रबंधन करना, मैनेज करना भारत के लिए भी मुश्किल होगा। जैसे जैसे अधिक देश ब्रिक्स में शामिल होते जा रहे हैं, भारत को इन सदस्यों के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता होगी, जिनसे कई अपनी अनूठी राजनीति, आर्थिक सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो सकती है। भारत को अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए नए ब्रिक्स समूह को आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समायोजित करने के बीच संतुलन बनाना होगा। आर्थिक असमानता अगला मुद्दा है। आर्थिक असमानता। ब्रिक्स सदस्यों के बीच आर्थिक असमानता पहले से ही चिंता का विषय है। विस्तार से यह अंतर और बढ़ सकता है, जिससे व्यापार, निवेश, आर्थिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति तक पहुंचना मुश्किल होगा। भारत को अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं से समझौता किए बिना इन अंतरों से निपटने के तरीके खोजने होंगे। अगला है आंतरिक दबाव। ब्रिक्स तो
ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है और भारत के लिए ब्रिक्स के भीतर एक नेता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना अधिक चुनौतियापूर्ण होगी। भारत को अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यह सुनिश्चित करना होगा कि गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार सृजन जैसे इसकी अपनी विकास प्राथमिकताएं सबसे आगे रहे। मौजूदा गठबंधन पर प्रभाव, ये चुनौतियां एक हो सकती है कि जो हाल के गठबंधन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब भारत को अपने मौजूदा गठबंधनों को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना पड़ सकता है, खासकर पश्चिमी देशों के साथ। ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव और इसके सदस्यों की बढ़ती संख्या भारत की पारंपरिक भागीदारों जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ के बीच चिंता पैदा कर सकता है, जिससे संभावित रूप से भारत की विदेश नीति में बदलाव हो सकता है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी घरेलू प्राथमिकताएं सबसे आगे रहे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा। ब्रिक्स का विस्तार भारत के लिए अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ाने और अधिक समावेशी विश्व व्यवस्था की वकालत करने के लिए कई अवसर लेकर आ रहा है, लेकिन इसके लिए भारत को भू राजनीतिक, आर्थिक असमानता, घरेलू प्राथमिकता को ध्यानपूर्वक से प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिक्स समिट 2025 में ब्राजील के रियो डे जनेरियो में होने वाला है। इसमें भारत का अगला कदम क्या होगा? यह सम्मेलन भारत के लिए ब्रिक्स के भविष्य को आकार देने का एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। यह भारत के लिए एजेंडों निर्धारित करने, समूह के भीतर अपने नेतृत्व को मजबूत करने का एक मौका देगा, चाहे वह वैश्विक सुधारों को आगे बढ़ाना हो या जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना हो या आर्थिक सहयोग को बढ़ाना हो। भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। 2025 के ब्रिक्स समिट में देखेंगे कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ और किन किन मुद्दों पर बात की गई है। अब हम ये जानते हैं कि बहुत सारे कंट्री क्यों ब्रिक्स समूह में, खासकर वो कंट्री जो विकासशील है या जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर है, वो ब्रिक्स समूह में क्यों शामिल होना चाह रहे हैं। 2024 में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रसिया में हुआ था। इसके अंतिम कुछ दिनों में बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और नाइजीरिया को 1 जनवरी 2025 तक समूह के पार्टनर कंट्री के रूप में भी घोषित किया गया। ब्रिक्स में एक है जो पूर्ण सदस्य है और एक है जो पार्टनर कंट्री है, जिसे भविष्य में पूर्ण सदस्यता मिल सकती है। 30 से अधिक देशों ने पहले ही ब्रिक्स में सदस्य या भागीदार के रूप में भाग लेने की अपनी रुचि व्यक्त की है। वे सभी देश ब्रिक्स को पारंपरिक पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व वाले वैश्विक संस्थानों के विकल्प के रूप में देख रहा है और आशा करता है कि इसकी सदस्यता से विकास सतत होगा, व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी। खासकर दक्षिण ध्रुवों के देश, विकासशील देशों में पश्चिमी व्यवस्था के प्रति असंतोष है, खासकर हाल ही के सालों में कोविड-19 महामारी के कारण और बढ़ गया है। जब वैक्सीन के लिए अमीर और पूंजीपति देश द्वारा जमा कर लिया गया था, गरीब देश और जो विकासशील देश है उसे प्राप्त नहीं हुआ, और हुआ भी तो बहुत देर से हुआ, जिसमें भारत सबसे आगे रहा। भारत सबसे पहले उन देशों को प्राथमिकताएं दी है जहां यह टीका उपलब्ध नहीं था और जो देश वो खरीद नहीं सकता था, वहां के नागरिक खरीद नहीं सकता था। इसलिए भारत कोविड-19 महामारी में बहुत सारे देशों को सहयोग प्रदान किया है। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए कई देशों को उत्सुक होने के पीछे का कारण है आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक। कुछ प्रमुख कारण है, जैसे आर्थिक विकास और विकास के अवसर, नए बाजारों तक पहुंच मिलेगा, नए आर्थिक साझेदारी मिलेगी और निवेश में भी उस देशों में निवेश की वृद्धि होगी। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF के मुकाबले एक विकल्प की तलाश है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में पूर्ण सदस्यता लेने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाना है, जैसे वीटो पावर पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। तीसरा है सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग। इसमें क्या है? शिक्षा, संस्कृति, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में देश अपनी मानव पूंजी या तकनीकी क्षमता को बढ़ाना चाहता है। संक्षेप में हम कहें तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि यह आर्थिक वृद्धि, राजनीतिक प्रभाव, रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है ब्रिक्स समूह। ब्रिक्स में शामिल होने से छोटे उभरते देश को एक बड़े, विविध और तेजी से बढ़ते देशों के साथ साझेदारी, घरेलू आर्थिक वृद्धि और आतंकवाद जैसे मुद्दों से निपटने में सहयोग प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि USA अर्थात डोनाल्ड ट्रंप क्यों ब्रिक्स समूहों को 100% टैरिफ की धमकी दे रही है। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है कि यदि वो नई मुद्रा बनाएंगे या वैश्विक रिजर्व मुद्रा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय डॉलर के विकल्प का समर्थन करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के किसी भी प्रयास का परिणाम आर्थिक प्रतिशोध होगा। यह बयान था डोनाल्ड ट्रंप का। चलिए हम देखते हैं इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों चिंतित है खासकर पूंजीवादी देश। विकासशील देश द्वारा अमेरिकी डॉलर विकल्प तराशने के पीछे कई कारण है। डॉलर का हथियारीकरण करना पहला कारण है। डॉलर का हथियारीकरण
अमेरिका ने अपने वित्तीय प्रभुत्व का उपयोग भू राजनीतिक उपकरण के रूप में तेजी से किया है। इसके लिए उसने ईरान, रूस जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाए हैं और उन्हें स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन की एक सिस्टम है जिसे प्रणाली से अलग कर दिया है। इससे यह चिंता उत्पन्न हो गई है कि डॉलर का इस्तेमाल संप्रभु राष्ट्रों के विरुद्ध हथियार के रूप में किया जा रहा है। दूसरा कारण है आर्थिक संप्रभुता। राष्ट्र अपनी वित्तीय प्रणाली पर बाहरी प्रभाव को कम करना चाहता है और डी डॉलराइजेशन के जरिए उनका उद्देश्य अपनी अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर में उतार चढ़ाव और अमेरिकी राजनीतिक दबाव से बचाना है। जैसे अमेरिका के ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो डॉलर मजबूत हो जाता है, जिससे अन्य देशों में पूंजी की बहिर्गमन और आर्थिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। तीसरा कारण है लेन देन लागत से बचना। अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने में अक्सर उच्च लेन देन और रूपांतरण लागत शामिल होते हैं और स्थानीय मुद्रा या क्षेत्रीय विकल्पों का उपयोग करके इन खर्चों को कम किया जा सकता है। चौथा कारण है बहुध्रुवीयता का उदय, अर्थात वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव के साथ चीन, भारत, ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्था अधिक विकेंद्रीय वित्तीय व्यवस्था का वकालत कर रहा है, जो आधुनिक विश्व की बहुध्रुवीय प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों, आज का हम पूरे ब्रिक्स को समझे, ब्रिक्स के इतिहास को समझे, ये कैसे डेवलप हुआ, ये कैसे विकास कर रहा है और भारत पे इस तक क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या अवसर लेकर आ रहा है और आने वाले समय में भारत को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और कितनी अवसर प्राप्त होगी, जिससे आर्थिक विकास होगा। और अमेरिका के द्वारा, खासकर पश्चिमी देशों के द्वारा इस पर चिंताएं क्यों व्यक्त की जा रही, इसे भी हम समझें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए देखते हैं चलिए हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपेक के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय शंघाई में है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, आप ये बताएं। ऑप्शन ए केवल एक, या ऑप्शन केवल दो, या एक और दो दोनों, या फिर डी ऑप्शन न तो एक न तो दो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दो, केवल दो है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय शंघाई में है और एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही के खबरों में रहा फोर्टलेजा घोषणा पत्र किससे संबंधित है। यह सवाल यूपीएससी 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी ब्रिक्स, ऑप्शन सी ओईसीडी, या ऑप्शन 4 डब्ल्यूटीओ। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिक्स के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, एनडीबी के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए केवी कामत, ऑप्शन बी जिम योंग किम, ऑप्शन सी रॉबर्ट जोलिक, या ऑप्शन डी क्रिस्टीन लेगार्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा केवी कामत एनडीबी के पहले अध्यक्ष थे, ये भारत से थे। अगला सवाल है, भारत ने कितनी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन दो बार, ऑप्शन तीन बार, या ऑप्शन चार बार। इसका सही जवाब होगा भारत ने अब तक 3 बार मेजबानी की है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। अगला सवाल है, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 2, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला अंतिम देश था। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक या केवल दो, या फिर एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न तो दो। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल दो। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला अंतिम देश था, क्योंकि पहले ब्रिक था और जब साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो इस समूह का नाम हो गया ब्रिक्स। दोस्तों, आपके लिए मेंस के लिए एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप इस वीडियो को देखें और इस सवाल को हल करने की कोशिश करें। मेंस के लिए सवाल है, ब्रिक्स वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। आर्थिक सहयोग, राजनीतिक प्रभाव और सतत विकास को बढ़ावा देने में ब्रिक्स द्वारा सामना की गई उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा करें और भारत अपने रणनीतिक हितों के लिए ब्रिक्स में अपनी स्थिति का और अधिक लाभ कैसे उठा सकता है। इसे 250 वर्ड में लिखना है दोस्तों। आप इसे खुद से हल करने की कोशिश करें। दोस्तों, 2025 में जैसा कि जानते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन के साथ भारत के अगले कदम इस शक्तिशाली ब्लॉक के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा। क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स का विस्तार कौन कौन सा हिस्सा भारत पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना विचार लिख सकते हैं। और आपको यह सेशन पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।